13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। अमृतसर का शहर उत्सव के रंग में डूबा हुआ था। हजारों लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, कुछ मेले के लिए, कुछ अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा के लिए, और कई ऐसे भी थे जिन्हें यह तक नहीं पता था कि इतिहास उन्हें एक भयावह रात की गवाही बनाने वाला है। जालियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें थी और अंदर आने जाने के रास्ते बहुत संकरे। ये जगह एक ऐसे जाल की तरह थी जहां अंदर आने के बाद बाहर निकलना आसान नहीं था। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यही संकरी जगह उनकी मौत का रास्ता बन जाएगी। शाम लगभग 5 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ बाग के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा। उसके साथ लगभग 50 सैनिक थे, राइफलें तैयार, गोलियां भरी हुई। उसने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को आदेश दिया, फायर। अचानक हवा गोलियों की आवाज से कांप उठी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। कुछ लोग जमीन पर गिर गए, कुछ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागने के लिए जगह ही कहाँ थी। बाहर निकलने के रास्ते इतने छोटे थे कि भीड़ वही फंस गई। कई लोग गोलियों से बचने के लिए बाग के बीच बने कुएं की ओर दौड़े और एक दूसरे के ऊपर कूदते चले गए। कुछ ही मिनटों में वो कुआं पानी से नहीं बल्कि लाशों से भर गया। जो गोलियों से नहीं मरे वे भीड़ में दबकर या कुएं में गिरकर मर गए। डायर ने लगभग 10 मिनट तक लगातार गोली चलाने का आदेश दिया, जब तक कि सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म नहीं हो गई। बाद में उसने खुद कहा कि अगर रास्ता चौड़ा होता तो वो मशीन गन भी इस्तेमाल करता ताकि और ज्यादा लोग मारे जा सकें। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि गोलीबारी रुकने के बाद भी घायलों की मदद के लिए किसी को आने नहीं दिया गया। कई लोग पूरी रात वही तड़पते रहे, पानी के बिना, इलाज के बिना, मदद के बिना। कई लोग धीरे धीरे खून बहने से मर गए और सुबह जब सूरज निकला तो जालियांवाला बाग की जमीन खून से लाल हो चुकी थी। सरकारी आंकड़ों ने लगभग 379 मौतें बताईं, लेकिन स्थानीय लोगों और इतिहासकारों का मानना है कि असली संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। उस दिन केवल लोग ही नहीं मरे थे, ब्रिटिश शासन पर भरोसा भी मर गया था। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया और आजादी की लड़ाई को एक नया उग्र मोड़ दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी और लाखों भारतीयों के दिल में यह विश्वास बैठ गया कि अब स्वतंत्रता केवल मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए संघर्ष करना ही होगा। आज भी जालियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। वे निशान सिर्फ पत्थरों पर नहीं बल्कि भारत के इतिहास और हर भारतीय की यादों में भी दर्ज है। एक ऐसी रात की याद जब हजारों लोगों की चीखें दुनिया तक पहुंची ही नहीं और इतिहास ने उसे नाम दिया दी नाइट ऑफ साइलेंट स्क्रीम्स। जालियांवाला बाग की गोलियों की आवाजें थम चुकी थी, लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों के अंदर पूरे पंजाब में ऐसा माहौल बना दिया गया मानो हर आम नागरिक किसी बड़े अपराध का दोषी हो। ब्रिटिश प्रशासन ने यह दिखाने के लिए कि वो पूरी तरह नियंत्रण में है, कई शहरों और कस्बों में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसका मतलब था कि अब आम कानून नहीं बल्कि सेना के आदेश ही अंतिम कानून थे और किसी भी आदेश का पालन न करने पर तुरंत सजा मिल सकती थी। लाहौर, अमृतसर और आसपास के कई इलाकों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अचानक बदल गई। शाम होते ही सख्त कर्फ्यू लगा दिया जाता था और जो भी व्यक्ति तय समय के बाद बाहर दिखाई देता उसे बिना किसी चेतावनी के गिरफ्तार कर लिया जाता। कई जगहों पर लोगों को सड़कों पर चलते समय सैनिकों को सलाम करना अनिवार्य कर दिया गया था। अगर किसी ने सलाम नहीं किया तो उसे वही सार्वजनिक रूप से डंडों से पीटा जाता ताकि बाकी लोग डर जाएं और विरोध करने की हिम्मत न करें। सबसे अपमानजनक आदेशों में से एक वह था जिसे बाद में लोग क्रॉलिंग ऑर्डर के नाम से याद करने लगे। अमृतसर की एक गली में जहां एक अंग्रेज महिला पर हमला हुआ था,
वहां से गुजरने वाले भारतीयों को मजबूर किया गया कि वे खड़े होकर नहीं, बल्कि पेट के बल रेंगते हुए उस पूरी गली को पार करें। बूढ़े लोग, युवा, यहां तक कि बीमार व्यक्ति भी इस आदेश से नहीं बच सके। कई लोगों की त्वचा छिल गई, घुटने और हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन सैनिकों के सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो विरोध कर सके। मार्शल लॉ के दौरान कई जगहों पर बिना मुकदमे के सजा दी जाती थी। लोगों को छोटे छोटे आरोपों पर भी सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाते और सजा देखने के लिए आसपास के लोगों को जबरदस्ती खड़ा किया जाता ताकि डर का असर और गहरा हो सके। कई व्यापारियों की दुकानों को बंद कर दिया गया और लोगों को आर्थिक रूप से भी दबाव में रखा गया ताकि किसी भी तरह का विरोध जन्म ही न ले सके। इन सब घटनाओं का असर केवल शरीर पर नहीं, बल्कि लोगों के मन पर भी पड़ा। आम लोग, जो पहले ब्रिटिश शासन को केवल एक सरकार की तरह देखते थे, अब उसे डर और अपमान के प्रतीक के रूप में देखने लगे। गांवों और शहरों में एक ही बात धीरे धीरे फैलने लगी, अगर आज चुप रहे तो कल ये अपमान और बढ़ेगा। यही सोच आने वाले वर्षों में आजादी के आंदोलन को और मजबूत बनाने वाली आग बन गई। जालियांवाला बाग का नरसंहार केवल एक दिन की घटना नहीं था। उसके बाद का मार्शल लॉ वो लंबा अंधेरा था जिसने हजारों लोगों को रोज रोज डर, अपमान और अन्याय का सामना करने पर मजबूर किया। इतिहास की किताबों में अक्सर गोलियों की आवाज का जिक्र मिलता है, लेकिन उन महीनों की खामोश यातना, जब पूरा पंजाब सैनिकों के आदेशों के नीचे दबा हुआ था, वो दर्द उतना ही गहरा था। एक ऐसा दौर जब लोगों ने महसूस किया कि आजादी केवल एक सपना नहीं, बल्कि सम्मान से जीने के लिए जरूरी लड़ाई है। जालियांवाला बाग की घटना केवल गोलियों तक सीमित नहीं थी। उसके बाद एक और लड़ाई शुरू हुई, सच को दुनिया से छिपाने की लड़ाई। उस समय भारत में समाचारों का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश प्रशासन के नियंत्रण में था, और जो भी खबरें विदेशों तक जाती थी, वे भी सरकारी फिल्टर से होकर गुजरती थी। इसलिए नरसंहार के तुरंत बाद जो पहली रिपोर्टें बाहर आई, उनमें घटना को बहुत छोटा और जरूरी कार्रवाई की तरह दिखाया गया। कई ब्रिटिश अखबारों ने शुरुआत में लिखा कि अमृतसर में दंगों को नियंत्रित करने के लिए सीमित बल का उपयोग किया गया, जबकि वास्तविकता ये थी कि निहत्थे लोगों की भीड़ पर बिना चेतावनी के लगातार गोलियां चलाई गई थी। कुछ रिपोर्टों में मृतकों की संख्या बहुत कम बताई गई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना कम हो। प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे अस्पतालों और रिकॉर्ड में आने वाले वास्तविक आंकड़ों को सार्वजनिक न करें। उस समय भारत के कई स्थानीय अखबारों ने जब असली घटनाएं छापने की कोशिश की तो उन पर सेंसरशिप लगा दी गई। कुछ अखबारों के संस्करण जब्त कर लिए गए और कई संपादकों को चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने भड़काऊ खबरें छापी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कई पत्रकारों ने बाद में बताया कि उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डाला गया था कि वे घटना को ज्यादा बड़ा रूप देकर न दिखाएं, लेकिन सच पूरी तरह दबाया नहीं जा सका। प्रत्यक्षदर्शियों के पत्र, यात्रियों के जरिए बाहर भेजी गई जानकारी और कुछ स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्ट धीरे धीरे इंग्लैंड और दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगी। जब विदेशी अखबारों ने इन गवाहियों को छापना शुरू किया, तब ब्रिटिश संसद में भी सवाल उठने लगे कि अमृतसर में वास्तव में क्या हुआ था। यही वो समय था जब दुनिया को धीरे धीरे पता चला कि ये केवल भीड़ नियंत्रण की घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा नरसंहार था जिसने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। ब्रिटिश प्रशासन ने भले ही शुरुआत में सच्चाई को दबाने की कोशिश की, लेकिन जितना सच छिपाया गया, उतनी ही तेजी से लोगों के बीच गुस्सा फैलता गया। भारत में ये भावना और मजबूत हुई कि अगर अपनी आवाज खुद नहीं उठाई तो कोई और सच दुनिया तक नहीं पहुंचाएगा। यही कारण था कि जालियांवाला बाग केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं रहा, बल्कि वो उस दौर का प्रतीक बन गया जब लोगों ने महसूस किया कि आजादी की लड़ाई केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को बोलने की आजादी के लिए भी है। गोलीबारी रुकने के बाद
जालियांवाला बाग में एक भयानक सन्नाटा छा गया था, लेकिन शहर के बाकी हिस्सों में बेचैनी और डर फैल चुका था। रात होते होते अमृतसर के कई घरों में लोग अपने परिजनों का इंतजार कर रहे थे। कोई बेटा जो सुबह मेले में गया था, कोई पिता जो सभा सुनने गया था, कोई बच्चा जो दोस्तों के साथ बाग की तरफ निकल गया था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन वे लौटकर नहीं आए। धीरे धीरे लोगों को खबर मिलने लगी कि बाग में कुछ बहुत बड़ा और डरावना हुआ है। अगली सुबह जब कुछ लोगों को बाग के अंदर जाने की अनुमति मिली, तो वहां का दृश्य इतना दर्दनाक था कि कई लोग अपने परिजनों को पहचान भी नहीं पाए। जमीन पर पड़े शव, खून से भीगे कपड़े और घायल लोगों की धीमी कराहें। इन सब के बीच कई परिवार अपने प्रियजनों को ढूंढते फिर रहे थे। कुछ लोग कपड़ों के रंग से पहचानने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चेहरे देखकर, और कई लोग हर शव के पास रुक रुक कर उम्मीद करते थे कि शायद उनका अपना व्यक्ति जीवित मिल जाए। कई परिवारों को अपने घर का सदस्य कभी मिला ही नहीं, क्योंकि कई शवों का रिकॉर्ड ठीक से रखा ही नहीं गया था। शहर के अस्पतालों के बाहर भी लंबी कतारें लग गई थी। लोग हर वार्ड में जाकर पूछते, क्या यहां कोई इस नाम का घायल लाया गया है? लेकिन अधिकतर बार जवाब मिलता, नहीं। कई घायल लोग ऐसे थे जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, और कुछ लोग डर के कारण अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाए। कई परिवार कई दिनों तक खोजते रहे, और अंत में उन्हें केवल किसी गवाह की बात या किसी अजनबी की सूचना के आधार पर यह मानना पड़ा कि उनका अपना व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस खोज के दौरान एक और दर्दनाक सच सामने आया। कई छोटे बच्चे ऐसे थे जो उस दिन अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ बाग में आए थे, लेकिन घटना के बाद अकेले रह गए। कुछ बच्चों को पड़ोसियों ने संभाला, कुछ को रिश्तेदारों ने अपने साथ ले लिया, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी पहचान करने में कई दिन लग गए। शहर में कई घर ऐसे थे जहां दरवाजे खुले थे, लेकिन जिन लोगों का इंतजार किया जा रहा था वे कभी वापस नहीं आए। इन घटनाओं ने अमृतसर के लोगों के दिलों में एक ऐसा घाव छोड़ दिया जो पीढ़ियों तक याद रखा गया। जालियांवाला बाग की कहानी केवल उस दिन मारे गए लोगों की नहीं थी, बल्कि उन हजारों परिवारों की भी थी जो कई दिनों तक अपने प्रियजनों को ढूंढते रहे, उम्मीद और डर के बीच झूलते रहे, और अंत में एक ऐसे खालीपन के साथ जीना सीखना पड़ा जिसे कोई शब्द पूरी तरह बयान नहीं कर सकता। जालियांवाला बाग की खबर धीरे धीरे भारत की सीमाओं से बाहर निकलने लगी। शुरुआत में ब्रिटिश प्रशासन ने कोशिश की कि घटना को छोटा दिखाया जाए, लेकिन जैसे जैसे प्रत्यक्षदर्शियों की गवाहियां और स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्ट विदेशों तक पहुंची, दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को समझ आने लगा कि अमृतसर में जो हुआ वो केवल भीड़ नियंत्रण नहीं था, बल्कि निहत्थे लोगों पर किया गया एक भयावह नरसंहार था। इंग्लैंड के कई बुद्धिजीवियों, लेखकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना की खुलकर आलोचना की। कुछ ब्रिटिश अखबारों ने भी सरकार से सवाल पूछना शुरू किया कि बिना चेतावनी दिए हजारों लोगों पर गोली चलाने का आदेश कैसे दिया गया। ब्रिटिश संसद में भी इस घटना पर बहस होने लगी, जहां कुछ नेताओं ने इसे साम्राज्य के इतिहास का शर्मनाक अध्याय बताया। हालांकि कुछ अधिकारियों ने जनरल डायर का बचाव भी किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही आलोचनाओं ने यह साफ कर दिया कि यह घटना दुनिया की नजरों से छिपी नहीं रह सकती। यूरोप और अमेरिका के कई अखबारों में जब जालियांवाला बाग की तस्वीरें और विवरण छपे, तो वहां के लोगों ने भी इस घटना पर नाराजगी जाहिर की। कई जगहों पर सभाएं और चर्चाएं हुई, जिनमें भारत में ब्रिटिश नीतियों पर सवाल उठाए गए। ये पहली बार था जब भारत में हुई किसी घटना ने इतने बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति और समर्थन हासिल किया। दुनिया के कई हिस्सों में यह सवाल उठने लगा कि अगर ब्रिटिश शासन खुद को सभ्य शासन कहता है, तो निहत्थे लोगों पर इस तरह की कार्रवाई को कैसे सही ठहराया जा सकता है। भारत के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया केवल सहानुभूति भर नहीं थी। इससे देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नैतिक ताकत मिली। भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि अब उनकी आवाज केवल देश के भीतर ही नहीं, बल्कि
दुनिया के मंच पर भी सुनी जा रही है। जालियांवाला बाग की घटना ने दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत में स्वतंत्रता की मांग केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय सम्मान की लड़ाई भी है। इस तरह अमृतसर की उस एक शाम ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग भी इस घटना के बारे में पढ़कर स्तब्ध रह गए और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई कि क्या किसी भी साम्राज्य को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इतनी क्रूरता का सहारा लेना चाहिए। जालियांवाला बाग का दर्द भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया की अंतरात्मा तक पहुंच चुका था और इतिहास में यह घटना एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हो गई जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को वैश्विक समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गोलियों की आवाज थमी और जालियांवाला बाग में धूल और धुएं का बादल धीरे धीरे बैठने लगा, तब भी कुछ लोग ऐसे थे जो किसी तरह मौत के उस घेरे से बाहर निकलने में सफल हो गए। लेकिन उनका बच निकलना भी किसी जीत जैसा नहीं था, क्योंकि वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर बाहर आए थे जिन्हें वे जीवन भर भूल नहीं सके। कुछ लोग गोली लगने के बाद भी जमीन पर चुपचाप पड़े रहें ताकि सैनिक उन्हें मृत समझकर आगे बढ़ जाएं। कई लोगों ने बाद में बताया कि वे सांस रोककर लेटे रहे, जबकि उनके आसपास लोग कराह रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे। जब अंधेरा होने लगा और सैनिक वहां से चले गए, तब वे धीरे धीरे उठे और दीवारों के सहारे लहूलुहान हालत में बाहर की ओर बढ़े। उनके कपड़े खून से भीगे हुए थे और कई लोगों को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे खुद घायल हैं या किसी और का खून उनके शरीर पर लगा है। कुछ लोग दीवारों के पास जमा भीड़ के बीच फंस गए थे, लेकिन जब भगदड़ थोड़ी कम हुई तो उन्होंने एक दूसरे को सहारा देकर संकरे रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश की। कई लोग अपने साथ घायल अजनबियों को भी उठाकर ले गए, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति को लग रहा था कि अगर वे एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो शायद कोई भी बच नहीं पाएगा। शहर की गलियों में उस रात कई ऐसे दृश्य देखे गए जहां लोग अपने कंधों पर अनजान घायलों को उठाकर घरों या अस्थायी इलाज की जगहों तक ले जा रहे थे। कुछ बचने वाले ऐसे भी थे जो बाग के एक कोने में बने छोटे छोटे ऊंचे स्थानों के पीछे छिप गए थे। उन्होंने पूरी गोलीबारी अपनी आंखों से देखी, लोगों का गिरना, बच्चों का रोना और सैनिकों का लगातार निशाना साधना। वे खुद बच गए, लेकिन उनके सामने उनके दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी गिरते चले गए। बाद के वर्षों में जब उन्होंने इन घटनाओं के बारे में बताया तो कई बार उनकी आवाज कांप जाती थी, क्योंकि वे कहते थे कि उस दिन से पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक शांत सभा इतनी अचानक मौत के मैदान में बदल सकती है। इन लोगों की कहानियां इतिहास की किताबों में बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन वही लोग थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। उनके बयान, उनके लिखे पत्र और उनके द्वारा सुनाई गई यादें ही थी जिनकी वजह से सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। वे केवल जीवित बचे लोग नहीं थे, वे उस घटना के चलते फिरते गवाह थे जिनकी आंखों में जालियांवाला बाग की वो शाम हमेशा के लिए ठहर गई थी। उनमें से कई लोगों ने बाद में कहा कि उस दिन वे केवल अपनी जान बचाकर नहीं लौटे थे, बल्कि वे एक ऐसी कहानी लेकर लौटे थे जिसे सुनाना जरूरी था, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि आजादी की कीमत केवल लड़ाइयों में नहीं, बल्कि उन अनगिनत निर्दोष लोगों के खून से भी चुकाई गई थी, जिनकी आवाज उस शाम गोलियों की गूंज में दब गई थी। जालियांवाला बाग की घटना के तुरंत बाद ब्रिटिश प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से जितनी जानकारी दी, उससे कहीं ज्यादा बातें ऐसी थी जो केवल अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्टों में लिखी गई थी। इन रिपोर्टों में कई ऐसे विवरण मौजूद थे जो आम जनता तक कभी पूरी तरह नहीं पहुंचाए गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये बातें खुलकर सामने आ गई तो पूरे साम्राज्य की छवि को भारी नुकसान हो सकता है। कुछ वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी निजी रिपोर्टों में माना कि अमृतसर की स्थिति उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी बाद में दिखाई गई। कई जगह यह भी दर्ज किया गया कि जालियांवाला बाग में मौजूद भीड़ निहत्थी थी और वहां तत्काल किसी बड़े हमले का खतरा नहीं था। लेकिन इन बातों को
सार्वजनिक बयान का हिस्सा नहीं बनाया गया। आधिकारिक बयान में यही कहा गया कि गोली चलाना स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक था। कुछ गोपनीय नोट्स में यह चिंता भी लिखी गई कि अगर इस घटना की सच्चाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह सामने आ गई तो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध और तेज हो सकता है। इसलिए अधिकारियों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह रिपोर्टों की भाषा को सावधानी से तैयार किया जाए ताकि कार्रवाई को कठोर लेकिन जरूरी कदम की तरह प्रस्तुत किया जा सके। कई अधिकारियों ने निजी तौर पर इस कार्रवाई को अत्यधिक कठोर बताया, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्होंने वही बयान दोहराए जो सरकार की आधिकारिक लाइन के अनुसार थे। इन रिपोर्टों में यह भी दर्ज था कि गोलीबारी की अवधि और इस्तेमाल की गई गोलियों की संख्या अपेक्षा से कहीं अधिक थी, और कुछ अधिकारियों ने अंदरूनी बैठकों में इस बात पर सवाल भी उठाया कि क्या इतनी लंबी फायरिंग की वास्तव में जरूरत थी। हालांकि इन सवालों का जवाब सार्वजनिक मंचों पर शायद ही कभी दिया गया और आम जनता को केवल वही जानकारी दी गई जो सरकार साझा करना चाहती थी। समय के साथ जब कुछ दस्तावेज और निजी पत्र सामने आए, तब इतिहासकारों को समझ में आया कि उस दौर में प्रशासन के भीतर भी इस घटना को लेकर मतभेद थे। कुछ अधिकारी इसे प्रशासनिक गलती मानते थे, जबकि कुछ इसे सख्त संदेश देने की नीति का हिस्सा समझते थे। लेकिन इन बहसों का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक फाइलों के अंदर ही बंद रहा और लोगों को केवल वही कहानी सुनाई गई जो आधिकारिक बयान में लिखी गई थी। इन गुप्त रिपोर्टों की मौजूदगी ये दिखाती है कि जालियांवाला बाग की कहानी केवल मैदान में हुई गोलीबारी की नहीं थी, बल्कि उसके बाद लिखी गई उन फाइलों की भी थी जिनमें सच के कई हिस्से दबे रह गए। इतिहास जब भी इन दस्तावेजों की ओर देखता है तो ये सवाल फिर उठता है कि उस दिन की पूरी सच्चाई शायद अभी भी उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है, क्योंकि कई सच ऐसे होते हैं जो घटनाओं के साथ नहीं बल्कि सरकारी फाइलों के अंदर छिपे रहते हैं। जालियांवाला बाग की घटना के बाद जब रात धीरे धीरे अमृतसर पर उतर रही थी, तब शहर में डर का ऐसा माहौल था कि बहुत कम लोग खुले तौर पर बाहर निकलने की हिम्मत कर पा रहे थे। लेकिन इसी अंधेरे और खामोशी के बीच कुछ ऐसी महिलाएं भी थीं जिन्होंने अपने डर से ऊपर उठकर घायल लोगों की मदद करने का फैसला किया। इतिहास की किताबों में उनके नाम शायद बड़े अक्षरों में दर्ज नहीं हुए, लेकिन उस रात कई जिंदगियां इसलिए बच सकी क्योंकि कुछ अनजान महिलाओं ने इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। शहर के आसपास रहने वाली कई महिलाओं को जब यह खबर मिली कि बाग में सैकड़ों लोग घायल पड़े हैं और उन्हें तुरंत मदद नहीं मिल रही, तो उन्होंने अपने घरों से कपड़े, पानी और साधारण दवाइयां इकट्ठा करनी शुरू कर दी। कुछ महिलाएं अपने परिवार के पुरुषों के साथ बाग के पास तक पहुंची, जबकि कुछ ने अपने घरों के दरवाजे घायलों के लिए खोल दिए। कई जगहों पर घर ही अस्थायी उपचार केंद्र बन गए, जहां बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के लोग घाव साफ कर रहे थे, कपड़ों की पट्टियां बना रहे थे और घायल लोगों को पानी पिला रहे थे। कई महिलाओं ने उन बच्चों को भी संभाला जो अपने परिवार से बिछड़ गए थे। वे बच्चों को अपने घरों में लेकर आई, उन्हें खाना खिलाया और तब तक अपने पास रखा जब तक उनके परिजन मिल नहीं गए। उस समय न तो कोई सरकारी सहायता थी और न ही किसी संगठित राहत टीम की व्यवस्था। इसलिए इन छोटे छोटे मानवीय प्रयासों ने ही कई परिवारों को टूटने से बचाया। कुछ महिलाओं ने खतरे के बावजूद सैनिकों की मौजूदगी वाले इलाकों से गुजरकर घायलों तक पहुंचने की कोशिश की। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें रोका या सजा न दी जाए, लेकिन फिर भी वे रुकी नहीं। बाद में कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अगर उस रात स्थानीय महिलाओं ने हिम्मत न दिखाई होती तो घायल लोगों की मौतों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी, क्योंकि कई लोग घंटों तक बिना किसी मदद के पड़े हुए थे। इन अनसुनी कहानियों में कोई बड़े भाषण नहीं थे, कोई अखबारों की सुर्खियां नहीं थी, लेकिन इन महिलाओं के छोटे छोटे कदम उस समय उम्मीद की सबसे बड़ी रोशनी बन गए थे। उन्होंने ये साबित किया कि इतिहास केवल बड़े नेताओं और फैसलों से नहीं बनता, बल्कि उन अनगिनत आम लोगों की हिम्मत से भी बनता है
जो कठिन समय में दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं। जालियांवाला बाग की उस भयावह शाम में जहां एक तरफ गोलियों की आवाज थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ अनजान महिलाओं की खामोश सेवा भी थी, जिसने दर्द और डर के बीच इंसानियत की लौ बुझने नहीं दी। जालियांवाला बाग की गोलीबारी के बाद जब पूरे भारत में गुस्से की लहर फैल रही थी, उसी समय ब्रिटिश प्रशासन के अंदर भी कुछ ऐसे अधिकारी थे जो इस घटना से भीतर ही भीतर असहज थे। वे सार्वजनिक रूप से शायद खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ बोलना उनके करियर के लिए खतरा बन सकता था। लेकिन निजी बैठकों और गोपनीय पत्रों में कुछ अधिकारियों ने इस कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा कठोर बताया। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा कि अमृतसर की स्थिति को बातचीत और सीमित नियंत्रण से संभाला जा सकता था, और बिना चेतावनी के सीधे गोली चलाने का फैसला स्थिति को शांत करने के बजाय और ज्यादा भड़काने वाला साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी नोट किया कि इतनी बड़ी भीड़ पर लगातार कई मिनट तक फायरिंग करना प्रशासनिक दृष्टि से भी गंभीर सवाल खड़े करता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के मन में स्थायी आक्रोश पैदा होना तय था। इनमें से कुछ अधिकारियों ने अपने वरिष्ठों को निजी तौर पर सुझाव दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सैन्य कार्रवाई के स्पष्ट नियम तय किए जाएं और भीड़ नियंत्रण के अन्य तरीकों पर जोर दिया जाए। हालांकि उनके ये सुझाव सार्वजनिक नीति का हिस्सा नहीं बन सके, लेकिन ये दिखाता है कि प्रशासन के भीतर भी इस घटना को लेकर पूरी तरह एकमत नहीं था। कुछ अधिकारियों को यह डर भी था कि अगर इस प्रकार की कार्रवाइयां जारी रहीं, तो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध और तेज हो जाएगा और स्थिति लंबे समय तक नियंत्रण में रखना मुश्किल हो जाएगा। बाद के वर्षों में जब कुछ निजी पत्र और दस्तावेज सामने आए, तब इतिहासकारों को पता चला कि कई अधिकारी इस घटना को लेकर असहज थे, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से वही बयान दिए जो सरकार की आधिकारिक नीति के अनुसार थे। ये उस दौर की एक सच्चाई थी कि कई बार सरकारी पद पर बैठे लोग निजी तौर पर अलग सोच रखते हुए भी सार्वजनिक रूप से उसका विरोध नहीं कर पाते थे। इस तरह जालियांवाला बाग की कहानी केवल गोली चलाने वाले आदेश तक सीमित नहीं थी। ये उन अंदरूनी मतभेदों की कहानी भी थी जो किसी भी बड़े शासन के भीतर मौजूद होते हैं। कुछ अधिकारी जानते थे कि उस दिन जो हुआ वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा, और शायद इसी वजह से उनके निजी पत्रों और नोट्स में उस घटना के प्रति एक अनकही बेचैनी साफ दिखाई देती है। एक ऐसी बेचैनी जो दिखाती है कि कभी कभी सत्ता के भीतर भी कुछ आवाजें होती हैं जो सच्चाई को पहचानती तो है, लेकिन उसे खुलकर बोल नहीं पाती। जालियांवाला बाग की घटना ने न केवल भारत के भीतर बल्कि ब्रिटिश प्रशासन और साम्राज्य के रिश्तों पर भी गहरा असर डाला। उस दिन की गोलीबारी और उसके बाद की मार्शल लॉ, मीडिया सेंसरशिप और प्रत्यक्षदर्शियों की कहानियों ने ब्रिटिश भारत की छवि को पूरी दुनिया के सामने हिला दिया। ब्रिटिश अधिकारियों और जनता के बीच अब एक सवाल उठने लगा, क्या ये साम्राज्य वास्तव में सभ्य शासन चला रहा था, जैसा कि उसने खुद को प्रचारित किया था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोप और अमेरिका के कई राजनीतिक और सामाजिक वर्गों ने इस नरसंहार की निंदा की। ब्रिटिश संसद में इस घटना पर तीखी बहस हुई, जहां कुछ सांसदों ने कहा कि यदि ब्रिटिश भारत में ऐसा व्यवहार चलता रहा तो यह ब्रिटिश राज के लिए दीर्घकालीन नुकसान होगा। उन्हें समझ में आया कि जालियांवाला बाग केवल स्थानीय विरोध को दबाने की घटना नहीं थी, ये पूरे साम्राज्य के राजनीतिक और नैतिक अधिकारों पर सवाल खड़ा कर रही थी। इस घटना ने ब्रिटिश अधिकारियों को भी डराया। कई वरिष्ठ अधिकारी जो पहले सीधे गोलीबारी का आदेश देने में शामिल नहीं थे, अब ये महसूस करने लगे कि भारत में ब्रिटिश शासन का नियंत्रण केवल सैन्य शक्ति से नहीं चलेगा, बल्कि जनता के विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता पर भी निर्भर करेगा। इसलिए कुछ गुप्त बैठकों और रिपोर्टों में भविष्य के लिए नई नीतियां तय की गई। भीड़ नियंत्रण के लिए कम हिंसक उपाय अपनाने, नागरिक स्वतंत्रता पर थोड़ा ध्यान देने और मीडिया रिपोर्टिंग पर नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति बनाई गई। इतिहास में यह घटना एक ऐसा मोड़ बन गई
जिसने ब्रिटिश भारत के रिश्तों को स्थायी रूप से बदल दिया। स्थानीय लोगों की नाराजगी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रशासन के भीतर उठ रहे सवालों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब केवल सत्ता का डर ही नहीं चलेगा, जनता की आवाज और विश्व की नजर भी अहम हो गई है। जालियांवाला बाग की वारदात, जिसमें निहत्थे लोग मारे गए, घायलों की मदद करने वाली अनसुनी महिलाओं और बच्चों की कहानियां थी, अब केवल भारतीय इतिहास का हिस्सा नहीं रही। ये ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भी चेतावनी और बदलती नीतियों का प्रतीक बन गई। जालियांवाला बाग की भयावह गोलीबारी के बाद केवल तत्काल पीड़ित ही नहीं, बल्कि कई परिवार ऐसे थे जिनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, बेटे, पिता, भाई, बच्चे, और जिनके सदस्य घायल हुए, उनका दर्द और सहारा हमेशा के लिए बदल गया। कई लोग कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाए। कुछ परिवारों ने कई दिनों तक अपने खोए हुए सदस्यों की तलाश की। वे घर घर, अस्पताल, हॉस्पिटल और आसपास के गांवों में पूछताछ करते रहे। कई बार उन्हें केवल लाशों की पहचान करने का मौका मिला, और कभी कभी वे सिर्फ किसी अजनबी की ओर से मिली अधूरी जानकारी से संतुष्ट होना पड़ा। बहुत से घरों में बच्चों ने माता पिता को खो दिया, माता पिता ने बच्चों को, और ऐसे खालीपन ने परिवार की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया। कई ऐसे लोग भी थे जो जीवित बचे, लेकिन उनके जीवन में उस दिन का सदमा हमेशा बना रहा। कुछ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने खोए हुए परिजनों की याद में बिताई। कई लोग मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित हुए। शहर के कई इलाके वर्षों तक उस दिन की यादों और भय के साए में रहे। इन परिवारों की कहानियां अक्सर इतिहास की किताबों में नहीं आती, लेकिन यही वे लोग थे जिन्होंने जालियांवाला बाग की वास्तविक त्रासदी को अपने जीवन में झेला। उन्होंने पीड़ा, डर और अपनों के खोने का दर्द देखा, और वही दर्द भारतीय जनता के मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा और आजादी की चाह पैदा करने वाला सबसे बड़ा कारक बन गया। ये अनसुनी कहानियां हमें याद दिलाती है कि जालियांवाला बाग केवल गोलियों की आवाज और सरकारी रिपोर्ट तक सीमित नहीं था। ये उन परिवारों का भी इतिहास है जिन्होंने अपनों को खोया, बच गए लोगों की कहानियां सुनी, और जिन्होंने अंततः इस घटना को भारत के संघर्ष और आत्मसम्मान के प्रतीक के रूप में याद रखा। जालियांवाला बाग की वो भयावह घटना गांधी जी के लिए केवल एक व्यक्तिगत आघात नहीं थी, ये उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति में भी एक बड़ा मोड़ बन गई। उस समय गांधी जी सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों के प्रचार में लगे हुए थे, लेकिन अमृतसर की गोलीबारी ने उन्हें यह महसूस करवा दिया कि ब्रिटिश शासन का चरित्र केवल वार्ता और शांतिपूर्ण विरोध से नहीं बदलेगा। इस घटना के बाद गांधी जी ने पूरे देश में ब्रिटिश अत्याचारों को उजागर करने के लिए अपनी रणनीति को व्यापक रूप से लागू किया। उन्होंने समझा कि भारत की जनता केवल व्यक्तिगत आंदोलनों या स्थानीय विरोध से नहीं जागेगी। इसके लिए एक संगठित, राष्ट्रीय और अहिंसात्मक आंदोलन की जरूरत थी। उन्होंने स्थानीय नेताओं और संगठनों से संपर्क बढ़ाया ताकि देश भर में लोग जान सके कि अमृतसर में क्या हुआ था, और ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ब्रिटिश अत्याचार का प्रतीक है। गांधी जी ने ब्रिटिश अधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि भारत की जनता अब केवल आदेशों के पालन से संतुष्ट नहीं रहेगी। जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने पत्रिकाओं, भाषणों और सार्वजनिक सभाओं का सहारा लिया। उनका लक्ष्य था कि आम लोगों तक ये बात पहुंचे कि अगर स्वतंत्रता और सम्मान चाहते हैं तो उन्हें सक्रिय होकर आंदोलन में भाग लेना होगा। इसके अलावा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की न्याय प्रणाली और हंटर कमीशन की जांच पर भी लगातार सवाल उठाए। उन्होंने जनता को समझाया कि केवल अदालतों में होने वाली जांच से कोई न्याय नहीं मिलेगा। असली शक्ति जनता की जागरूकता और संगठित विरोध में है। यही रणनीति बाद में पूरे भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह के रूप में सामने आई, जिसने ब्रिटिश सत्ता के लिए लगातार चुनौती पेश की। जालियांवाला बाग केवल एक नरसंहार नहीं था,
ये गांधी जी और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा का स्रोत बन गया। इसने सिद्ध कर दिया कि यदि इतिहास की गहन सच्चाई को सामने लाया जाए और जनता को जागरूक किया जाए, तो अहिंसात्मक तरीके से भी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इस घटना ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल दी और लोगों में ये विश्वास जगाया कि किसी भी अत्याचार के सामने चुप रहना अब विकल्प नहीं है। जालियांवाला बाग की उस भयानक शाम में हजारों लोग मारे गए, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो किसी तरह बच गए। उनकी उम्र केवल कुछ सालों की थी और वे उस दिन हुए नरसंहार की पूरी भयावता को समझ नहीं पाए। लेकिन उनका जीवन इस घटना के बाद हमेशा के लिए बदल गया। कई बच्चे अपने माता पिता या भाई बहनों के बिना बचे। उन्होंने चारों तरफ फैलती खून और चीखों के बीच खुद को किसी तरह छिपाया और रात भर सुरक्षित रहने की कोशिश की। कुछ ने बाग के कुओं, दीवारों के पीछे या पेड़ों के नीचे छिपकर अपनी जान बचाई। कई बच्चों ने देखा कि उनके सबसे करीबी रिश्तेदार वहीं गिर गए और कई की मदद के लिए कोई मौजूद नहीं था। अगले दिनों शहर में कई लोग इन बच्चों की देखभाल करने लगे। पड़ोसी, रिश्तेदार और कुछ अनजान लोग उनके पास आए और उन्हें घर ले गए। कई बच्चों को पड़ोसियों ने अपने घर में रखा, कई को अस्पतालों में भर्ती कराया गया और कुछ को अपने दादी दादाओं या नाती नातिनों के पास सुरक्षित किया गया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों के मन पर गहरा आघात पड़ा। कई बच्चे हमेशा के लिए मौन हो गए, कई ने डर और सदमे की वजह से बोलना बंद कर दिया। इन बच्चों ने उस दिन की यादें अपने अंदर ही रखी। कुछ ने बड़े होकर अपने अनुभवों को लिखा, कुछ ने मौन में उस दर्द को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। ये अनसुनी कहानियां इतिहास की किताबों में अक्सर नहीं आती, लेकिन यही बच्चे थे जिन्होंने ये देखा कि निर्दोषों पर अत्याचार कैसे हो सकता है और जीवन के कुछ पल कितने नाजुक और असुरक्षित हो सकते हैं। इन बच्चों की कहानियां केवल बचने की नहीं थी, वे उम्मीद और मानवता की गवाही भी थी। उन्होंने ये सिखाया कि भले ही दुनिया कितनी भी क्रूर क्यों न हो, कुछ लोग, चाहे बच्चे ही क्यों न हो, जीवन के लिए संघर्ष करते हैं और दूसरों की मदद पाने या देने के लिए भी मानवता की रोशनी बनाए रखते हैं। जालियांवाला बाग की वो रात केवल गोलियों और धूल की नहीं थी। वो रात उन अनगिनत मनुष्यों के दर्द, हिम्मत और उम्मीद की कहानी भी थी। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, जिन बच्चों ने माता पिता या भाई बहनों को खोकर अकेले दुनिया का सामना किया और जिन महिलाओं ने घायलों की मदद करके इंसानियत की मिसाल दी, ये सभी वही लोग थे जिन्होंने इतिहास को जीवित रखा। कुछ परिवार ऐसे थे जिनके सदस्य कभी वापस नहीं आए। वे हमेशा के लिए खाली हाथ रह गए, लेकिन उन्होंने दर्द को अपने भीतर सह लिया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। कुछ बच्चों ने सदमे और डर के बीच भी साहस दिखाया और बड़े होकर उन्होंने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया, ताकि ये घटना सिर्फ इतिहास की किताबों में न रह जाए, बल्कि लोगों की यादों में भी जिंदा रहे। वे महिलाएं जो बिना किसी अधिकार या पुरस्कार की उम्मीद किए घायलों की मदद के लिए खड़ी हुई, उनका साहस आज भी हमें याद दिलाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी शक्ति है। उनके छोटे छोटे कदमों ने कई लोगों की जिंदगी बचाई और यह दिखाया कि अंधेरे में भी रोशनी मौजूद होती है। जालियांवाला बाग की कहानियां केवल डर और मौत की नहीं थी, ये उन लोगों की भी कहानी थी जिन्होंने अपने दुख और पीड़ा के बावजूद जीवन और उम्मीद को चुना। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भले ही इतिहास दर्दनाक हो, उसमें हमेशा इंसानियत, साहस और बदलाव की चमक मौजूद रहती है। यही वो अनसुनी लेकिन सबसे जरूरी यादें हैं जो हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होता, बल्कि उन लोगों की कहानियों का नाम होता है जिन्होंने हर मुश्किल में खड़े रहकर मानवता की गाथा लिखी। अगर आपको ये कहानी इंफॉर्मेटिव, इमोशनल और थॉट प्रोवोकिंग लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये सच्चाई और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी गहरी और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।
ताकि आप हर नई कहानी सबसे पहले सुन सकें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली वीडियो में किस ऐतिहासिक घटना या रहस्य के बारे में सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पसंद ही इस चैनल की अगली कहानी तय करेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां इतिहास का एक और छिपा हुआ सच आपका इंतजार कर रहा होगा।